नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आ जाओ। देखो, हम बात कर रहे थे विश्व इतिहास में, और मेरे प्यारे साथियों, विश्व इतिहास में जब संयुक्त राष्ट्र संघ विषय पर परिचर्चा कर चुके होते हैं, तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण अध्याय आता है जिसे हम चीनी क्रांति कहते हैं, डेट इज चाइनीज रिवॉल्यूशन। तो आप एक हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले तो नाम लिखिएगा चीनी क्रांति। ठीक है, चाइनीज रिवॉल्यूशन। ठीक है, मूल रूप से आपकी जो चाइनीज रिवॉल्यूशन दे रखी है सिलेबस में, वह 1949 की है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन हम तुलनात्मक रूप में 1949 की चाइनीज रिवॉल्यूशन तो पढ़ेंगे ही सही, लेकिन इसके अलावा हम आपके साथ में कुछ और भी परिचर्चा करना चाहते हैं और उनके बारे में भी बात करने की इच्छा रखते हैं। उदाहरण के लिए, सर, आपकी आप इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि चीन के इतिहास को समझा जाए। ठीक है, और चीन के इतिहास को समझते हुए हम चाइनीज रिवॉल्यूशन की परिचर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि वह ज्यादा बेटर रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर यह समझिए कि जो चीन की क्रांति हुई, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या कोई चीन का एक अपना इतिहास रहा है क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। क्या चीन का अपना एक इतिहास रहा है क्या? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि यूरोपियन कंपनीज जो है, क्या ये यूरोपियन जो है इनका चीन आगमन, यूरोपियन का चीन आगमन, आखिर ये चीन क्यों आए, इनका क्या उद्देश्य था, सबसे पहले कौन आया और इन्होंने किस तरह से चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अफीम युद्ध, ओपियम वॉर। कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? मूल रूप से अफीम युद्ध जो है वह दो प्रकार के हुए थे, दो हुए थे, तो उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके बाद चीन और जापान में संघर्ष होता है। ठीक है, चीन जापान संघर्ष। ठीक है, चीन जापान संघर्ष। इसके बाद सन 1911 की चीनी क्रांति की परिचर्चा करते हैं। 1911 की चीनी क्रांति के विषय में परिचर्चा हम आपके साथ में करेंगे। फिर बात करेंगे चीन में साम्यवादी क्रांति, जिसे हम 1949 की क्रांति कहते हैं। लिखिएगा, चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसी क्रांति के दौरान कुछ ऐसे शब्द हम देखते हैं, और उन शब्दों के बारे में क्या कहा जाता है बहुत अच्छे से समझिएगा। कहते हैं कि एक घटना घटित हुई थी जिसे हम महाप्रस्थान कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द लिखेंगे, महाप्रस्थान, द ग्रेट वॉक इंग्लिश में कहा जाता है। और फिर एक लीडर का नाम आता है, दैट इज माहो सुंग। ये आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, माहो का। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम इतिहास में परिचर्चा करेंगे। तो ये मूल बिंदु है हमारे, जिनको हम चाइनीज रिवॉल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, यह मूल टॉपिक, मूल बातें, जिन्हें हम चाइनीज रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आपके समक्ष रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आइए आप सभी के समक्ष थोड़ी सी परिचर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, इतिहास का एक नया आयाम स्थापित करते हैं चीनी क्रांति से। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, चीनी क्रांति। ठीक है, और चीनी क्रांति में सबसे पहले एक हेडिंग डालिएगा, चीन का इतिहास। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, पता नहीं मैं वो इतिहास पढ़ाने वाला वैसा व्यक्तित्व हूं भी नहीं कि जो अनावश्यक तथ्य आप लोगों के समक्ष रख दूं। आज आपको पढ़ते हुए इतने दिन हो गए हैं। क्या बात क्लियर हो गई? मैं केवल वह बात आप सभी प्रिय साथियों के साथ में करता हूं जो आपके विषय के लिए उपयोगी है।
क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं वही बात आपको बताऊंगा जो आपके विषय के लिए उपयोगी रहेगी। क्लियर हो गई? सबसे पहले यहाँ पर आप एक बार चीन के बारे में देखो कि आखिरकार चीन जो है उनका, चीन जो है वो कहाँ पर पड़ता है नक्शे में। चाइना का मानचित्र एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए, इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले, चाइनीज रिवॉल्यूशन मैप, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बैक में आते हैं तो एक नक्शा और रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले तो इसको ही देख लेते हैं, आइए, एक सेकेंड, ये रहा। देखो, एक बार चीन के नक्शे को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये चीन का जो मेन मैप है ना, ये आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। ये पूरा का पूरा चीन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रशिया है, यह मंगोलिया है, ठीक है, यह कजाकिस्तान है, यह किर्गिस्तान आपके सामने है। यहाँ पे तजाकिस्तान है, यह पाकिस्तान की सीमा लगती है, यह भारत है। यह नेपाल है, यह भूटान है, यह बांग्लादेश का है, यह म्यांमार है, ठीक है। यह थाईलैंड का है आपके सामने, वियतनाम है, कंबोडिया है। तो एक लंबी चौड़ी सीमा जो है वह चीन के साथ यह सारे देश बनाते। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया है। बेसिकली साउथ कोरिया की जो सीमा है वह चीन के साथ नहीं लगती है, नॉर्थ कोरिया की लगती है। और यह बेसिकली सेनयांग और चांगचू जो जिले हैं, इन राज्य जो है उनसे लगती है, ठीक है। अगर मैं इनकी राजधानी की बात करता हूं तो ये जिनपिंग यानी कि बीजिंग जो है वह इनकी राजधानी होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये पूरा चीन का नक्शा है। अब यहाँ पर कहीं सारी ऐसी चीजें रहेगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ये तिब्बत वाला प्रदेश हो जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप चीन के नक्शे को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन से राज्य चीन में पड़ते हैं, और यह सब चीजें हमें महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो चीन के इतिहास की बात करता हूं तो कहते हैं कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई है, उन सभ्यताओं का जन्म चीन से ही हुआ है। जैसे भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं कहा जाता है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हुई है उन सब की जननी कौन है? संस्कृत है। तो प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थान जो है वह चीन ही रहा। कुल मिलाकर यहाँ पर 22 राजवंश हुए। इन 22 राजवंशों में से अंतिम राजवंश मांचू वंश था, जो 1644 से 1911 ईस्वी तक रहा। क्लियर हो गई? चलिए, तो कुछ समझिए। चीन को प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थान कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ कुल 22 राजवंशों ने शासन किया। 22 राजवंशों में जो अंतिम राजवंश आता है, मंचू वंश। ये मंजू नहीं है, ये मंचू है, ठीक है। और कुछ जगह पर इसे ही मांचू भी कहा गया है, ठीक है। अगर मैं अंग्रेजी की बात करता हूं तो इसे MANCHU, मंचू, ठीक है। और मंजू जो है वह अलग होगा, ठीक है। मंचू राजवंश जो है मूल रूप से 1644 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और यह 1911 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। क्लियर हो गई? तो यह चीन का अंतिम राजवंश था, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बनेगा आप लोगों के, बताइए प्रश्न क्या बनेगा कि जब चीन में क्रांति हुई उस समय गद्दी पर कौन था या कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा, उस समय गद्दी पर जो है वह मांचू वंश या मंचू वंश हुआ करता था। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। कौन सा वंश हुआ करता था जी? मंचू वंश था।
या उस समय जो है वह मांचू वंश यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चले सीधा सा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चले इसके बाद हम बात करते हैं चीन में यूरोपियन का आगमन, कि आखिरकार चीन जो है इसमें यूरोपियन लोग कैसे आए और इन्होंने किस तरह से अपना प्रभाव जो है वह स्थापित किया। लिखिएगा, चीन में यूरोपियन का आगमन। चीन में यूरोपियंस का आगमन। ठीक है, कहा जाता है कि 1514 ईस्वी में पुर्तगाल का एल्वरेज पहला यूरोपियन था जो चीन में आया था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले चीन आने वाला कौन था? पुर्तगाल। हम विश्व के इतिहास को भी देखते हैं कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत जो है वह मूल रूप से स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों के द्वारा ही की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस ने। उसी परिप्रेक्ष्य में वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज की गई। तो फ्रांसिस एल्वरेज जो पुर्तगाल का रहने वाला था, इसने 1514 ईस्वी में चीन आया था। चीन के मकाओ में यह पहली बस्ती स्थापित करी। अब आखिरकार चीन आया क्यों, है ना? तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बात करी कि भैया 1514 ईस्वी की एक घटना है। देश का नाम पुर्तगाल है और पुर्तगाल का एक यात्री है जिसे हम कहते हैं एल्वरेज। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्वरेज। एल्वरेज जो है यह चीन आया और चीन में एक जगह होती है, नाम आता है मकाऊ। इस मकाऊ में इसने क्या स्थापित की थी? तो मेरे दोस्त, बस्ती की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा जी, बस्ती की यह स्थापना कर देता है। ये कैसे हटेगा भाई? चलिए, मकाओ में क्या करी इसने? बस्ती की स्थापना कर दी। आखिरकार यह यूरोपियन जो है चीन क्यों आया? तो चीन किसी न किसी का तो स्रोत रहा होगा। तो जब चीन के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर अफीम जो है वो बेहद शानदार और उच्च क्वालिटी की पैदा हुआ करती थी। जैसे हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत की जो नील थी ना, ऐसी नील दुनिया में कहीं नहीं होती थी जैसी भारत में हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर रेशम, चीन का रेशमी कपड़ा अपने आप में अतुलनीय था। चीन की चाय, क्योंकि चाय जो है वह चीन ने ही दी थी, यह मुख्य स्रोत था। पुर्तगाल के लोग यहाँ से सामान ले जाने लगे और जिस प्रकार वास्को डिगामा जब यहाँ से भारत से सामान लेकर गया था और उसने पुर्तगाल में जाकर के वह वस्तुएं बेची थी तो 60 गुना का फायदा हुआ था। ठीक इसी प्रकार एल्वरेज जब यहाँ से आइटम लेकर गया और इनको पुर्तगाल में सेल करता है तो उसे कहीं गुना का फायदा होता है। इसको देखे देख बगल में ही स्पेन था। स्पेन वाले सोचे जी, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? ये काई कर रही हो ये? भाई साहब, स्पेन आ जाता है। स्पेन को देख के डच, डच को देख के अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेंस, स्वीडिश और अमेरिका के लोग यहाँ पर आए। जब ये यूरोपियन लोग एक के बाद एक चीन में आने लगे तो मूल रूप से मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, चीन ने इस समय बंद द्वार की नीति का पालन किया। यानी कि दरवाजा बंद कर दो या लोग नहीं आ पाए, इसका मतलब क्या हो गया? क्लोज्ड डोर पॉलिसी का पालन किया। अर्थात इन यूरोपियन लोगों के लिए चीन ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, कहा नहीं आने देंगे जी। ठीक है, तो कौन सी नीति अपनाई थी? याद रखिएगा, डेट इज बंद द्वार की नीति। महाराष्ट्र में आपको पता होगा, एक करंट अफेयर्स का सवाल बता देता हूं। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले एक नीति अपनाई गई थी, दरवाजा बंद करो अभियान। ठीक है ना? यह बेसिकली जो है शौच वगैरह के लिए अपनाई गई थी, दरवाजा बंद करो अभियान। हमारे आरएस में भी सवाल पूछा गया फिर उससे। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे उस समय। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो समझिए कुछ बातें, इसको तो इंपोर्टेंट लगा लो। 1514 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री एल्वरेज सर्वप्रथम
चीन आया और इसने मकाऊ में चीन की पहली यूरोपियन बस्ती, चीन की पहली यूरोपियन बस्ती स्थापित की। तो चीन की पहली यूरोपियन बस्ती जो है वह कहाँ स्थापित की गई थी? मकाओ में। ठीक है, चलिए। इस समय चीन में चीन रेशम, रेशम के बाद आप सीधा आ जाइए अफीम, व चाय का मुख्य उत्पादक था। ठीक है, पुर्तगाल के बाद चीन में स्पेन के लोग आए, स्पेन के बाद डच आ गए, वहीं थे डच यानी कि हॉलैंड के रहने वाले। क्या ये बात क्लियर हो गई? इनको देखे देख अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए तो फ्रांसीसी पीछे थोड़ी ना रहने वाले थे, फ्रांसीसी आ गए, फ्रांसीसी के बाद डेंस आ गए, डेंस यानी कि डेनमार्क, इनके बाद स्वीडन के लोग आ गए, और फिर सबसे लास्ट में आए अमेरिका के यात्री, यात्री नहीं कहेंगे, के लोग आए। यानी कि एक तरह से अब जो है चीन में जमावड़ा लग गया जी। ठीक है, चीन में क्या लग गया? जमावड़ा लग गया। किस किस का? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, फ्रांसीसियों के बाद यहाँ पर डेंस यानी कि डेनमार्क के लोग आए, डेनमार्क के बाद स्वीडन के लोग आए, और फिर यहाँ पर जो है अमेरिका के लोग आ गए। यह जो है डच, इनको तात्पर्य होता है हॉलैंड। ठीक है ना, क्या कहते हैं इन्हें? हॉलैंड के लोग कहते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक यूरोपियन कंपनियां जो है वह चीन में आती गई। यूरोपियन कंपनी आ रही थी, चीन ने अपनी नीति घोषित कर दी कि भैया हम तो बंद द्वार की नीति को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, इस समय चीन ने बंद द्वार की नीति। अब ये बंद द्वार की नीति क्या होती है इसको मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को, जिसे हम कह सकते हैं क्लोज्ड डोर पॉलिसी, बंद द्वार की नीति अपनाई। क्लोज्ड डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम आपको अब चीन के साथ बहुत लंबा व्यापार नहीं करने देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, इससे यूरोपियन कंपनियां जो गिद्ध दृष्टि डाल रही थी चीन के ऊपर, चीन के कच्चे माल के ऊपर, चीन को एक बाजार के तौर पर देख रही थी और सोच रही थी कि हम यहाँ से इन सब चीजों का जो है अपने देशों को निर्यात करेंगे और चीन का शोषण प्रारंभ करेंगे। जबकि भारत में क्या था? जब चीन का सॉरी, जब पुर्तगाल का व्यापारी या पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा भारत आया, उस समय भारत के पास ओपन पॉलिसी थी, आप आओ खूब सारा मसाले ले जाओ, कोई मना नहीं है आपसे।
ठीक है ना। इतिहास कहता है, क्या कहता है कि चीन ने अगर इस बंद द्वार की नीति का पालन नहीं किया होता तो शायद चीन का शोषण उस हद तक होता जितना शोषण भारत का भी नहीं हुआ था। क्लियर हो गई। तो चीन ने बंद द्वार की नीति अपनाई और इनके लिए जो है एक तरह से प्रवेश द्वार ही बंद कर दिया कि आप चीन में ज्यादा लंबे समय तक प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन भाई साहब, ये अंग्रेज थे, ये यूरोपियन थे, यह जो है कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के लिए उपहार देते रहते कि भाई हम आपके लिए ये लाए हैं वो लाए हैं। आप याद करो, जहांगीर के लिए जब कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था, तब जहांगीर के लिए सुंदर सी पेंटिंग लेकर आया था। तो यूरोपियन लोग जो है वह इनको पटाते रहते थे। सन 1685 ईस्वी में चीन का सम्राट था, नाम था कॉन्ग हासी। उस कोंग हासी ने यूरोपियन लोगों को चीन के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति दे दी कि अब आप व्यापार करिए। कौन नाम था? कोंग हासी। धीरे धीरे व्यापारिक मार्ग जो है वह तैयार होने लगे। लिखिए 1685 ईस्वी में। ठीक है, यह वही समय है जब हमारे भारत के इतिहास में औरंगजेब शासन कर रहा था। ठीक है ना, यह बात याद रखिए, ईस्वी में। चीनी सम्राट कोंग हासी। थोड़े से नाम अटपटे रहेंगे लेकिन आप लोगों को यह जानने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? यह बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कोंग हासी, हासी नहीं, कोंग हासी ने यूरोपियन नो को यूरोपियनियों को चीनी बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति दे दी कि भाई अब जो है आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हो। तो यूरोपियन को चीन से व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? याद रखना, 1685 में मिली थी। चीन का सम्राट था कोंग हासी, इसने यह अनुमति प्रदान करी। ठीक है। अब बोला जी, अंग्रेजों ने कहा जी आपने हमें अनुमति तो दे दी, लेकिन हम जो है स्टोर कहाँ पर करेंगे चीजों को? आपके चीन से सामान जो है हम हमारे ब्रिटेन भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। बोला जी क्या चाहते हो? बोला जी एक छोटा सा कोई बंदरगाह बंदरगाह खोलने की अनुमति दे दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, बोला बंदरगाह तो नहीं, कारखाना खोल लो तुम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1715 में कैंटन में अपना कारखाना खोला। यह बहुत शानदार चीज, यहीं से यूरोपियन कंपनियां जो है वह चीन में पैर पसार रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1715 ईस्वी में चीन के कैंटन में पहला कारखाना खोला। कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्री। क्लियर हो गई? क्या खोला साहब? फैक्ट्री ओपन कर दी। ये लो भाई साहब, अब चीन का यहाँ पर एक तरह से अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो सत्यानाश होना तय था। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब यहीं पर एक छोटी सी घटना शुरू होती है। बेसिकली अंग्रेज जो है ना, आप सिंपल सी भाषा में सुनिए। अफीम युद्ध में एक टाइटल लिख दे रहा हूं ताकि आपके मन स्थिति क्लियर रहे। अंग्रेज जो है या यूरोपियन जो है, आप इस तरह से समझिएगा कि चीन में मूल रूप से अब ब्रिटेन का ही साम्राज्य रहेगा और किसी का भी नहीं रहेगा। आप कहीं भी देख लो, भारत में भी 5 कंपनी आई थी नहीं आई? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेजी आए थे, डेंस आए थे और फ्रांसीसी आए थे। लेकिन अंततः कौन बचा? अंग्रेज बचे। ठीक इसी प्रकार हमने देखा कि चीन में पुर्तगाली आए, स्पेन आए, ठीक है ना, स्पेन के बाद डच लोग आ गए, तो कई सारी कंपनियां यहाँ पर आती चली गई, लेकिन प्रभुत्व केवल एक ही रहा। अब यहां पर इंग्लैंड जो है वह चीन में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और यह कहना चाहता था जी अहम ब्रह्मास्त्र, कि भैया अब चीन का भविष्य जो है अंग्रेजों के हाथों में है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे रेशम इतनी बड़ी बात नहीं है, अफीम को हम माध्यम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि चीन की अफीम जो है वह सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की। क्लियर हो गई? तो अफीम को माध्यम बनाया।
अब इस समय चीनी साम्राज्य का जो संस्था, जो एक सम्राट था, राजा था, उसका नाम था लिन, है ना। उस चीनी सम्राट ने अपने एक सबसे विश्वस्त कर्मचारी जिसका नाम था लिन तसे हसु, उसको एक अफीम कमिश्नर बनाया। बात है 1839 में। और अफीम कमिश्नर बना करके लिन को कई सारे अधिकार प्रदान कर दिए, गैर अवैध तरीके से या अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पानी का जहाज था वो 20,000 अफीम पेटियां लेकर के जा रहा था, क्योंकि चीनी सम्राट ने लिन तसे हसू को जो है व्यापक अधिकार दिए थे। तो इस लिन ने 20,000 इन अफीम की पेटियों को जब्त कर लिया। अब इंग्लैंड चीन पर डायरेक्ट आक्रमण कर नहीं सकता था, ठीक है। तो उसने नाविकों का झगड़ा करवा दिया। कुछ अंग्रेज, अमेरिका, कुछ ब्रिटेन के नाविक थे, कुछ चीन के नाविक थे, और इस नाविकों के झगड़े में चीन का एक नाविक मारा गया। भाई साहब, चीन ने ब्रिटेन को चेतावनी दी, ब्रिटेन आग बबूला हो गया, तुमने हमें चेतावनी कैसे दी। और फिर इंग्लैंड ने चीन पर हमला कर दिया, और यहीं पर शुरू हुआ प्रथम अफीम युद्ध। तो कहां से चीजें शुरू हो रही है, कैसे हो रही है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा लिखेंगे तो चीजें अपने आप आसान होने लगेगी। लिखिए, इंग्लैंड, ठीक है, चीन में अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु अफीम के व्यापार को माध्यम बनाया। इंग्लैंड ने चीन में अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु अफीम के व्यापार को माध्यम बनाया। इसके माध्यम से यही चाहता था कि चीन में मेरा प्रभाव स्थापित हो जाए। अब चीन का सम्राट था, उसने 1839 में व्यापक अधिकारों के साथ चीन का अफीम कमिश्नर बनाया लिन तसे हसू को, ठीक है। चीनी सम्राट ने लिन तसे हसू को 1839 ईस्वी में व्यापक व्यापक अधिकार प्रदान कर इसे चीन का अफीम कमिश्नर बनाया। तो लिन जो है वह क्या बन गया, याद रखना, चीन का अफीम कमिश्नर बन गया। 1839 की बात थी, कहीं सारे अधिकार दिए गए। अब इस लिन ने क्या किया, 1839 में ही 20,000 अफीम पेटियों से भरा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जब्त कर लिया। लिखो, लिन ने 1839 ईस्वी में 20,000 अफीम पेटियों से भरा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जब्त। गैर कानूनी तरीके से तस्करी कर रहे था अंग्रेज, ठीक है ना, किसका, अफीम का। भाई साहब, इसने जब्त कर लिया। बोला जी तो गलत है,
क्या ये बात क्लियर हो गई? ये तो गैर कानूनी है, तुमने क्या अनुमति ली है? अगर तुम इस तरह से सारी अफीम यहाँ से इंग्लैंड ले जाओगे तो हमारा तो व्यापारी घाटा हो गया, बदले में तुम हमें कुछ तो दे ही नहीं रहे हो। हमें ना तो इसका राजस्व दे रहे हो, ना कोई आंतरिक चुंगी दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, नथिंग एल्स। आप गलत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने चीन पर आक्रमण कर दिया। अभी तो जो मैं लिखवा रहा हूं वही लिखिए। परिणामतः इंग्लैंड ने चीन पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया सर? आक्रमण कर दिया गया, और यहां पर शुरू होता है पहला अफीम युद्ध। ठीक है, चलिए। अफीम युद्ध, पहला अफीम युद्ध। परीक्षा में सवाल आता है, ये बात याद रखना। 1839 से 1842, 1839 से 42 ईस्वी। ठीक है, चलिए। इसका तात्कालीन कारण क्या था? तो तात्कालीन कारण आता है नाविकों के झगड़ों में, नाविकों के झगड़े में चीनी नाविक की मृत्यु। एक चीनी नाविक की मृत्यु हो गई। ब्रिटेन, माफी चाहूंगा, अमेरिका दिमाग में आ रहा है। कल बेसिकली मैंने अमेरिका की क्रांति के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा आलेख पढ़ा था, इसीलिए दिमाग में वही घूम रहा है। बेसिकली मामला क्या था मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से समझिएगा कि इंग्लैंड को कोई तो बहाना चाहिए था। तो इंग्लैंड के लोगों ने नाविकों का झगड़ा करवा दिया, और इसमें एक चीनी नाविक जो है वो मारा गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब चीनी नाविक मारा गया तो चीन ने ब्रिटेन से कहा कि भैया ये जो तुम काम किया है ना, यह अच्छी बात नहीं है, तुम बाहर मिलना। भाई साहब, इंग्लैंड आग बबूला हो गया, क्योंकि उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी। इंग्लैंड ने चीन पर हमला कर दिया, और 1839 में प्रथम अफीम युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ कौन था? याद रखिएगा, इंग्लैंड था। 3 वर्ष लगभग लगभग संघर्ष चला, और अंततः इस युद्ध में चीन हार गया और इंग्लैंड जीत गया। और इस युद्ध के बाद, युद्ध के बाद एक संधि हुई, जिसे नानकिन की संधि कहते हैं। नानकिन की संधि। यह संधि कब हुई थी? अगस्त 1842 में नानकिन की संधि हुई। और मेरे प्यारे साथियों, जब कोई भी संधि होती है तो स्वाभाविक बात है उसमें प्रावधान किया जाता है। यहाँ पर इंग्लैंड यही चाहता था, क्या? कि मैं अब चीन में अपना प्रभाव बढ़ाऊं। हांगकांग का जो क्षेत्र था वह चीन इंग्लैंड को मिला। ठीक है, इंग्लैंड को 5 बंदरगाह मिला। ये बात याद रखना, प्रावधान देखिएगा इसमें सर। मतलब मैं अगर कहूं तो इस संधि से चीन जो है वो बिक गया था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रावधान नंबर 1, हांगकांग, हांगकांग जो है, हांगकांग इंग्लैंड को मिला। मतलब पहले तो लड़ाई कराई और फिर खुद का फायदा लिया। अगला चीन के 5 बंदरगाह इंग्लैंड को दिए गए। चीन के, जहां पहले एक भी बंदरगाह नहीं था, वो एक युद्ध से 5 बंदरगाह आ गए। 5 बंदरगाह इंग्लैंड को
5 बंदरगाह दिए गए। चीनी व्यापारियों का एक संघ था, नाम था को होंग, जो 1752 में बनाया गया था, उसको समाप्त किया गया। तो लिखिए चीनी व्यापारियों के संगठन, चीनी व्यापारियों, जितने भी चीन के व्यापारी थे ना, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है ना। नाम क्या था, याद रखना, को होंग था, व्यापारियों के संघ, को होंग। तो ये को होंग क्या था, अब आप पता चल गया होगा कि मूल रूप से चीन के व्यापारियों का एक संघ था, 1752 में स्थापित। को होंग को समाप्त किया। ये लो साहब, यह व्यापारियों का संघ मूल रूप से क्या करता था, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताता हूँ। यह कार्य करता था कि जितने भी चीन के व्यापारी थे, इनमें एकता स्थापित करने का काम करता था और व्यापार को रेगुलेट यानी कि नियमित करने का काम करता था। व्यापार के लिए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते थे, उनमें मदद करता था। एकता का प्रावधान था, मजदूरों के हितों की बात करते हुए राज्यों के संदर्भ में बात करता था। क्लियर हो गई। तो एक महत्वपूर्ण संघ था, इसको भी खत्म कर दिया। अब इसको खत्म करने का मतलब है कि जो व्यापार है वह क्या हो गया, ओपन हो गया सभी के लिए। पहले को होंग की अनुमति के बिना कोई भी दूसरा देश चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। और ये को होंग जो है ना, ये इंग्लैंड के व्यापारियों को अपनी आंख में कांटे की तरह चुभा करता था। ठीक है। अब ये सारी घटनाएं हो गई, हांगकांग इंग्लैंड को दे दिया, चीन के 5 बंदरगाह जो है उन पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, चीनी व्यापारियों का एक संघ जो कोहोंग था उसे समाप्त कर दिया। तो इसी के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि अब इंग्लैंड जो है उसका चीन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। इंग्लैंड के पादरी जो है वह आने लगे, और दूसरे देशों के कई सारे पादरी जो है वह चीन में आने लगे और चीन के लोगों का धर्मांतरण करने लगे। आपको यह पता होगा, धर्मांतरण की पॉलिसी हमारे यहाँ भी आई थी। मैं जब 1857 की क्रांति पढ़ाई थी आप लोगों को, तो आपको पता होगा कि 1850 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया था, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी जो संपत्ति है वह उसके पुत्रों में नहीं देकर के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। तो ये क्या था, देश के लोगों को जबरन ईसाई बनाने का ही तो प्रयास था। इन यूरोपियन कंपनियों के द्वारा चीन में भी यही काम किया गया। अब चीन में कई सारे धर्म परिवर्तन करने वाले लोग आए हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक पादरी आया हुआ था, कैथोलिक पादरी, जो कि चीन, अमेरिका जो है, सॉरी अमेरिका नहीं, ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है वहां पर एंग्लिकन चर्चवाद था और फ्रांस में कैथोलिक चर्चवाद था। तो ये कैथोलिक पादरी आया हुआ था और ये चीन के लोगों को जबरन ईसाई बना रहा था। चीन की सरकार नाराज हो गई और उस कैथोलिक पादरी को मृत्यु दंड दे दिया। एक मौका मिल गया यूरोपियन लोगों को, किस संदर्भ में, चीन पर दोबारा आक्रमण करने को। जहां पर इंग्लैंड और फ्रांस इस समय दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, वो दोनों मित्र हो गए। बोला जी मिल बांट करके खाएंगे, कुत्ते बिल्ली थे ये दोनों, जो मिल बांट करके एक हो गए सब। और इंग्लैंड और फ्रांस ने चीन पर आक्रमण किया 1856 में, और यहीं पर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें चीन बेचारा हार गया। क्लियर हो गई। तो लिखिए द्वितीय अफीम युद्ध, विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय अफीम युद्ध। चलो साहब, तात्कालिक कारण क्या था। चीन द्वारा एक कैथोलिक
पादरी को मृत्युदंड दिया जाना। चलो साहब, कौन कौन थे भैया? अब देखो साहब, इंग्लैंड जो एंग्लिकन चर्चवाद का समर्थक था, वो फ्रांस के साथ हो लिया, है ना। और इधर बेचारा चीन अकेला रह गया। चीन युद्ध में हार गया, यह दोनों जीत गए, और इसके बाद तिलसित की संधि हुई। इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? टिटसीन की संधि। लिखिए, युद्ध के बाद टिट सीन संधि का नाम याद रहेगा ना। पहले अफीम युद्ध के बाद जो है वह संधि हुई थी, कौन सी? नानकिंग की संधि, मैंने लिखवाया हुआ है। और अभी जो संधि हुई है यह हुई है टिंटसिन की संधि या टिटसीन की संधि, 1858। क्या ये बात क्लियर हो गई? टिटसीन की संधि 1858 हुई। लिख लो यहां तक, टिटसीन की संधि हुई। अब साहब, टिटसीन की संधि के माध्यम से भी वही कार्य, चीन के 11 नए बंदरगाह, 5 तो पहले ही अमेरिका ब्रिटेन के लिए खोल दिए गए थे ना। अब चीन ने अपने 11 नए बंदरगाह यूरोपियन के लिए खोल दिए। 5 पहले, 11 अब। 5 और 4, 11 हो गए। अफीम का व्यापार वैध कर दिया गया। कहा जी अफीम का व्यापार आप करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन हमें छोड़ दो। और कहा कि अगर कोई विदेशी है जिसके पास पासपोर्ट है ना, तो वह विदेशी चीन में आ जा सकता है। यानी कि पासपोर्टधारी विदेशी को चीन में आ जाने सकने की बात कही। और ब्रिटेन जो है, अब वह ब्रिटेन चीन का माई बाप बन गया, यानी कि ब्रिटेन का चीन पर प्रभाव स्थापित हो गया। प्रावधान नंबर 1, चीन ने 11 नए बंदरगाह यूरोपियन के लिए खोल दिए। अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ोगे ना, तो यह समय जो है ना, इसमें इंग्लैंड और फ्रांस बहुत विवादित और आपस में लड़ते रहते थे, है ना। सप्तवर्षीय युद्ध, और ये युद्ध और फलाना युद्ध, कर्नाटक युद्ध भारत में हुआ था ना, आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच में वो हुआ था। तो फिर अगला, नंबर 2, अफीम व्यापार को वैध कर दिया गया। अफीम व्यापार जो है इसे क्या कर दिया गया? लीगल कर दिया गया। अगला, पासपोर्टधारी विदेशियों को चीन में आने जाने की अनुमति दी गई। चीन में आने जाने की अनुमति दी गई। क्लियर हो गई? चलो अगली बात, ब्रिटेन का चीन पर प्रभाव स्थापित हुआ। ब्रिटेन का प्रभाव स्थापित हुआ। लिख लो,
टिटसिन की संधि हुई थी, और इस संधि के माध्यम से ब्रिटेन जो है वह पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं चीन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और इस प्रकार द्वितीय अफीम युद्ध जो है वह चीन के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, लिख लो यहां तक। चलिए, इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना आती है जिसे हम चीन जापान संघर्ष कहते हैं। कोरिया को लेकर के यह युद्ध हुआ था मूल रूप से। चीन जापान संघर्ष। इस चीन जापान संघर्ष का कारण क्या था? तो याद रखना, कोरिया को लेकर के, उस समय उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया अलग अलग नहीं थे, वह एक ही थे। चीन जो है वह, अगर मैं आपको कहूं, कोरिया को स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं था। हमने नक्शा देखा, आपने भी नोटिस किया होगा, और नक्शे में जो कोरिया है, इस कोरिया की सीमा चीन के साथ लगती है। ठीक है, और जापान तो ये छोटे छोटे हैं, जैसे ताइवान हो गया है ना, ये इधर इधर उधर जापान है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, चीन जो है वह जापान कोरिया को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि जापान चाहता था कि कोरिया को स्वतंत्रता दी जाए। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जापान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता। 1894 95 में दोनों में युद्ध हुआ, जापान ने चीन को पराजित किया, और दोनों के बीच में सिमोने सेकी की संधि होती है 1895, जिसमें कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। किसने दे दी भाई साहब? याद रखना, जापान ने दे दी, सॉरी, इसने, क्या नाम है, चीन ने दे दी। लिखिएगा चीन, पहले इसका कारण लिखो। कोरिया को लेकर, देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं आपको इतिहास में ये सब चीजें नहीं बताऊंगा ना, तो हम मंचू राजवंश तक नहीं पहुंचेंगे, और मंचू राजवंश तक नहीं पहुंचेंगे तो चीन की क्रांति कैसे होगी? मैं चाहता तो सीधा शुरू कर सकता था, लिखो भाई 1911 की क्रांति। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? लेकिन मुझे वही है ना, मुझे ये सब चीजें नहीं आती है। मैं विद्यार्थियों के लिए हमेशा उनके हित की बात करता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लिखिएगा, सबसे पहले चीन जापान युद्ध लिख लिया कारण। अब लिखिए चीन जापान युद्ध। मूल रूप से 1894 से 95 के बीच यह युद्ध होता है। एक तरफ चीन था और एक तरफ जापान था। चीन जीता, सॉरी, चीन हार गया और जापान इस युद्ध में जीत गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इस युद्ध के बाद, क्योंकि प्रत्येक युद्ध के बाद एक निश्चित संधियां होती है, आप याद रखेंगे, नानकिंग की संधि, टिटनीस की संधि, इनका क्रम पूछा जा सकता है। इसके बाद सीमोने सीमोने सेकी की संधि हुई। ठीक है, इस युद्ध के इसके बाद सी मोने सेकी की संधि हुई। अब जब संधि हुई, तो स्वाभाविक बात है, संधि में कुछ निश्चित प्रावधान होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रावधान जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, वह क्या था, थोड़ा सा उसे देखिए। चीन ने कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। या चीन जो अब तक कोरिया की स्वतंत्रता मानने के लिए तैयार नहीं था, उस चीन ने कोरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, चीन ने कोरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। चीन में जापानी हस्तक्षेप बढ़ने लगा, क्योंकि जापान जीत गया था ना, तो जापान के लोग जो है चीन में जाने लगे। इसे ही पीला आतंक कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा चीन
में जापान का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इसे ही पीला आतंक कहते हैं। पीला आतंक क्या है? चीन में जापान का हस्तक्षेप। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पीला आतंक कहते हैं। ठीक है, अब देखो साहब, चीन जो है इस युद्ध में हार गया, तो चीन में विदेशियों की खुली लूट प्रारंभ हो गई। स्वाभाविक बात है, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपियन पहले लूट रहे थे, जापान 1895 के बाद इस सिमोनोसेकी की संधि के बाद लूटने लगा। चीनियों ने कहा कि भैया अब सुधार चाहिए, यह सरकार नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चीनियों ने विदेशियों के विरुद्ध 1898 से 1901 के बीच में बक्सर विद्रोह किया। बक्सर विद्रोह क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि बॉक्सर आते हैं, छोटे छोटे नेकर। तो चीन के लोग उन नेकरों में जो है युद्ध लड़ने के लिए पहुंच गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीनियों ने जो सुधारवाद का नारा दिया था, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसे बक्सर विद्रोह कहा गया और विदेशी शक्तियों ने इसे कुचल दिया, जिसमें जापान की, ब्रिटेन की, ठीक है, फ्रांस की सेना शामिल थी। आपको पता होगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भी बक्सर विद्रोह को कुचलने के लिए चीन तक गए थे। ठीक है, तो अगली बात लिखिएगा। इस युद्ध के बाद चीन में विदेशियों ने खुली लूट प्रारंभ कर दी। ठीक है, विदेशियों ने जो है खुली लूट प्रारंभ कर दी। चीनियों ने सुधारवाद का नारा दिया। इसी तरह से लिखिएगा, विदेशियों ने खुली लूट, चीनियों ने सुधारवाद का नारा, चीन की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चीनी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चीनी सरकार जो है उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कि कोई आवश्यकता नहीं है इधर ध्यान देने की। ठीक है, चीनियों ने विदेशियों के विरुद्ध 1898 से 1901 के मध्य बक्सर विद्रोह कर दिया। परिणामतः चीनियों ने विदेशियों के विरुद्ध 1898 से के मध्य बॉक्सर विद्रोह कर दिया। भाई साहब, बॉक्सर विद्रोह हो गया, विदेशियों ने इसे कुचल दिया। विदेशी शक्तियों ने इसका दमन कर दिया।
बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह भी अपनी सैन्य टुकड़ी गंगा रिसाला लेकर इसके दमन हेतु चीन गए। भाई साहब, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी भी चीन गए थे कि भाई मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैंने तो मना किया था रहने दो, लेकिन नहीं माने। ये देखो, ये बॉक्सर विद्रोह। इस तरह के से चीन के लोग जो हैं, उनकी नियमित वेशभूषा में विद्रोह करते थे, जगह जगह पीटा पीटी करते। और ये हमारी सेना है, मूल रूप से ये राजस्थानी सेना है जो इस विद्रोह का दमन करने के लिए चीन गई थी। आपको लग भी रहा होगा मूछे ऊंचे देख दिखा करके, ठीक है। तो यह बॉक्सर विद्रोह है और यह इसका दमन कर दिया गया। लिख लीजिए यहां तक, ताकि चीजें जो है वह आप तक क्लियर हो सके। चलिए, तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आगे की परिचर्चा में इसके आगे की कहानी आप लोगों को बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।